हेलो बच्चों। तो क्लास 11 फिज़िक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो है वो ये है वैल्यू ऑफ जी। ये सभी को पता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो हाइट पे और डेप्थ पे डिक्रीज़ होती है। तो फार्मूला अलग अलग होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। पिछली जब हाफ ईयरली एग्ज़ाम था तो मैंने ये डेरिवेशन करवाया था कि I at what height above the earth surface is the value of g the same as in the mine below the surface। कि ऐसी वो हाइट बताइए जहाँ पे वैल्यू ऑफ जी अंदर की और बाहर की दोनों क्या हो सेम। एक डेरिवेशन ये है, अभी इसको देखेंगे। एक और नया डेरिवेशन ये है कि जैसे जैसे हम अर्थ के नीचे जाएंगे वैसे वैसे जो है जी की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। तो उसका क्या फार्मूला होगा, वो क्या होगा, उसको समझिएगा। देखिए, अपने पास मैंने पहले ये लिया पूरा का पूरा, ये काला वाला, ये जो काला आपको दिख रहा है, दिस इज़ द अर्थ। तो ये अच्छा, सभी को एक बात पता होती है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो ये पूरे की जब बात कर रहे हैं तो बताइए मास क्या होगा, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी को हमने रो माना, अर्थ का वॉल्यूम, चूंकि अर्थ को हम एक स्फेरिकल मानते हैं, तो 4/3 पाई आर क्यूब। ओके सर। अब ये बात सभी को पता है, अगर आप यहाँ पे होंगे यानी सरफेस पे होंगे तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी होती है उसका फार्मूला होता है gm/r²। मैंने मास की जगह पे ये पुट कर दिया, यानी ये जो फार्मूला था तो बताइए रख दिया g/r²। ये अब मास की जगह पे मैंने ये रख दिया तो बताइए r² से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यानी g की वैल्यू आपको मिल गई ये 4/3 g πr और रो। तो ये फर्स्ट स्टेप वेरी इजी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या होगा, हम अर्थ के अंदर गए हैं कितनी डेप्थ पे, डी। देखो ये डी डेप्थ पे हम आ गए, यानी ये तो मैंने इस साइड लिख दिया ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। तो हम इतनी दूरी पे आए हैं, तो यानी मान के चलिए हम यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे अगर हम हैं तो हमें अब बताइए, अगर यहाँ पे हम हैं तो हमारा जो ग्रेविटी पूरी लगेगी वो इस स्फेयर के अकॉर्डिंग लगेगी, इस स्फेयर के अकॉर्डिंग लगेगी। तो यानी हमें r-d, यानी अब ये दूरी हमको लेना है। यही बात खाली समझने वाली बात है कि अगर आप इतनी अंदर आए हैं तो अब जो अच्छा दूरी हमेशा जो ये r लिया जाता है ये अर्थ के सेंटर से लिया जाता है। तो बताओ दूरी कितनी बची, इतनी ही तो दूरी बची, इतनी ही दूरी यानी r-d, ये दूरी हमारी बची है। तो m डैश यानी उतने का मास कितना हो जाएगा, फिर वही आएगा कि सर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी ये रही, वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई, अब r नहीं बल्कि r-d, यानी ये वाली दूरी का क्यूब। बस हो गया। तो जो स्टेप हमने यहाँ फॉलो किया था वही स्टेप यहाँ फॉलो करना है। अब देखिए रख दिया हमने कि सर अब g की वैल्यू निकालिए। g की वैल्यू g अपॉन यहाँ पे क्या था, ध्यान से देखो r², यानी इस पूरी दूरी का, लेकिन यहाँ पे दूरी कितना बची है r-d, तो r-d का स्क्वायर, बाकी 4/3 पाई r-d की क्यूब। सब कुछ बस एक फ़र्क है, जहाँ यहाँ r है यहाँ r-d है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। हमेशा फिजिक्स का एक रूल याद रखिए, जब भी दो इक्वेशन बने या दो वैल्यूज़ हो, यहाँ जैसे g है और g डैश है, दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया, 4/3 g पाई, 4/3 g पाई, ये और ये कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा r-d और r। तो ये सभी को पता है r/r क्या हो जाएगा 1 - d/r, ये लिखा हुआ है, और यहीं से आपका फार्मूला आ गया। देखिए कितने सिंपल तरीके से हम लोगों ने इस फार्मूले को इक्वेट कर लिया। अब दूसरा फार्मूला ये जो बहुत फेमस है, ये पूरा डेरिवेशन आप एक बार को देख सकते हैं, पूरा इतना लंबा चौड़ा सा डेरिवेशन है, बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके न जाने क्या क्या। हमने इसका एक स्मॉल अप्रोच निकाला है। अप्रोच क्या निकाला है वो ये देखिए कि फॉर स्मॉल हाइट एंड डेप्थ, अगर हम स्मॉल हाइट और डेप्थ लेते हैं, जनरली वही लिया जाता है। तो डेप्थ पे बताइए, अभी फार्मूला डिराइव हमने किया g डेप्थ बराबर g 1 - d/r, ये फार्मूला है। हाइट पे जो हमारा फार्मूला होता है वो ये होता है 1 - 2h/r, है ना। ध्यान देना, ये स्मॉल हाइट और डेप्थ के लिए है, ओरिजिनल फार्मूला नहीं है। अगर आप ओरिजिनल फार्मूला देखेंगे तो हाइट का फार्मूला कुछ और आता है, बट ये स्मॉल की जब बात करते हैं तो चूंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग बाइनोमियल थ्योरम वगैरह का यूज़ करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिए, इन जब वैल्यू देता है कि दोनों का यानी हाइट पर और डेप्थ पे दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब देखो g से g कैंसिल हो गया, तो 1 - 2h/r, यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या है बराबर, 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, r से r कैंसिल, तो 2h बराबर क्या हो जाता है d, तो h बराबर d/2। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखा हुआ है, एट वॉट हाइट अबव द अर्थ सरफेस विल GVB
विल जी बी सेम एज दैट ऑफ डेप्थ ऑफ 40 किलोमीटर। यानी आपको देखो, तो हमने क्या किया, जब आपको पेपर में मान ले आइए, स्टेप 1 आप यहाँ से डिराइव करिए, आप यहाँ से डिराइव करिए। स्टेप नंबर 2 h बराबर d/2, डायरेक्ट आंसर पाइए। तो ये डेरिवेशन पूरा आपका ये हुआ। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट 2 डेरिवेशन। बाकी स्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन जो है ये आपके सामने लिखा हुआ है। एक स्टेप खाली है कि भाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल ये है, यहाँ पे आपको स्केप यानी काइनेटिक एनर्जी, और इनफाइनाइट पे दोनों क्या हो जाता है, जीरो। दोनों को इक्वेट करने पे ये आ जाता है। तो अब और कौन सा डेरिवेशन आपको चाहिए बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। पे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको बता गया है, और ये पिछली बार भी मैंने बताया हुआ था। आपको क्या करना है, अभी जस्ट आपको आया v बराबर ओमेगा आर। देखो v बराबर ओमेगा आर, तो हमने कहा यार देखो, एक ये बॉडी है, ठीक है सर, बॉडी है, बॉडी पे जो है मास है, उसकी दूरी r1 है, एक्सिस जो घूम रही है ऊपर वाली, इसे बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा सभी का सेम होता है, सबकी अलग अलग दूरी है। तो अगर मैं मुझे सबकी काइनेटिक एनर्जी निकालना हूँ, बहुत आसान है सर। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², पहले वाले की, दूसरे वाले की, तीसरे वाले की, चौथे वाले की, सबका लिख दिया मैंने, स्टेप नंबर 1। उसके बाद क्या किया, स्टेप नंबर 2, मैंने देखा सर ये तो घूम रहा है, चल नहीं घूम रहा है, तो v बराबर ओमेगा आर, और मैंने सब में पुट कर दिया, v बराबर ओमेगा आर, v बराबर ओमेगा आर, v बराबर ओमेगा आर, और ओमेगा सबका सेम है। देखो सेम तरीके से घूम रहे हैं, ओमेगा सबका क्या है, सेम है। तो अगर इसमें से ध्यान दो, हाफ और ओमेगा जो सबका सेम है, हाफ ओमेगा, हाफ ओमेगा, हाफ ओमेगा, हाफ ओमेगा को कॉमन ले लो। तो अगर हाफ ओमेगा को आप कॉमन ले रहे हैं, क्या बच रहा है, पहले वाले में m1 r1², दूसरे में m2 r2², तीसरे में m3 r3²। तो बड़े लोगों ने, जो साइंटिस्ट लोग जिन्होंने बनाया है, इसका एक नया नाम दिया। क्या नाम दिया, आई, जिसे कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यानी काइनेटिक एनर्जी बन गई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये डेरिवेशन ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, अब एक तुलना करते हैं, जो ट्रांसलेशन मोशन जिसमें हम बॉल को फेंकते थे, हम चलते थे, कार तोड़ती थी, इसमें क्या होता था, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। यहाँ पे बस फर्क क्या, रोटेशन में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। फर्क क्या है, यहाँ मास, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ वेलोसिटी, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी। ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है, तो हमने कहा देखो यार ये और आसान थ्योरम है, कम आप पूछने के चांसेस होते हैं, बट ठीक है पूछ लेते हैं कई बार स्कूल वाले। तो हमने कहा देखो भैया, ये अभी आपको पता हुआ था, ये डिस्क, अभी रिंग आपको पता लगा, तो 3 प्लेन होते हैं, एक्स, वाई और जेड। तो मान लो एक्स 3 प्लेन है, लैमिना, ये जो आपकी डिस्क या रिंग रखी हुई है, एक्स और वाई प्लेन के अंदर है सर। उसके आगे एक्स और वाई प्लेन के अंदर है, जेड एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर, 3 एक्सिस हैं। तो अब ध्यान सिर्फ एक लाइन देना है, जो एक्सिस परपेंडिकुलर है, जो एक्सिस परपेंडिकुलर है, उसका आई बराबर अदर दोनों एक्सिस का, उसका आई बराबर अदर। तो यहाँ स्टेटमेंट नीचे लिखा हुआ है, अबाउट द प्लेन इज द सम ऑफ, देखो ध्यान से, सम ऑफ दोज अबाउट 2 परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन। जो प्लेन में दोनों हैं, बस इतना ध्यान देना है, जो प्लेन में दोनों हैं उनका सम बराबर तीसरे का। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये देखो, ये कई बार पूछा गया है, रिंग का बताना है आपको डायमीटर के अबाउट, रिंग का बताना है डायमीटर के अबाउट। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था सर, ये जो हम, ये दो डायमीटर का है, जो है ना पहला वाला फिगर डायमीटर, हमने तो जो रटा हुआ है वो बीचों बीच से रटा हुआ है सर, वो बीचों बीच का रटा हुआ है, बस खत्म कहानी ना, कहानी खत्म। एक डायमीटर का पूछा है, हमने 2 मान लिया, हमने मान लिया 2, है ना। अब बताओ I7, मतलब इससे मैंने नंबरिंग अलग से दी हुई थी, है ना, पहले लेक्चर, कि सर जो परपेंडिकुलर वाली है बराबर 2, तो हमने परपेंडिकुलर यानी mr² को रटा हुआ है, तो ये बराबर 2 लोग। अब अंदाजे से लगाना, ये बराबर 2 लोग, तो ये बताओ हमको क्या चाहिए, 1 लोग का। देखो I7 बराबर I1 यानी डायमीटर का, अगला भी क्या है, डायमीटर का। तो अगर मुझे कोई एक चाहिए तो मैं क्या करूंगा, mr² का आधा कर दूंगा, तो हो गया कहानी। और अगर यही डिस्क दी होती सर, तो क्या हो जाता, तो बहुत आसान है, और क्या हो जाता, आसान होगा। अगर भाई जाहिर सी बात है, अगर ये डिस्क दी होती तब क्या होता, तो ये mr²/4 हो जाता। तो पहली बात तो ये हो गई। तो कम पूछता है, बट ठीक है, अगर कभी पूछे तो आप कर लीजिए टैकल। अगला आपसे कहा गया है कि भैया ये बताओ कि यार पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है। हमने कहा यार परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर थी, अब ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, ये इसमें कुछ पैरेलल का लोचा होगा। बिल्कुल भाई पैरेलल का लोचा है। क्या लोचा है देखिएगा, इनका कहना ये है कि भैया देखो, अगर हमको निकालना, ये जो लाल लाल दिख रहा है आपको, ये लाल इसी एक्सिस के अबाउट निकालना है। देखो ध्यान से, हमें ये जो एक्सिस आपको दी हुई है, अच्छा
हमें ये जो एक्सिस आपको दी हुई है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है। बट यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो आसान तरीका, उसी के पैरेलल एक एक्सिस मान लो, तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। तो हमने कहा यार एक काम करो, दो एक्सिस हैं। हाँ सर देखो ध्यान से, सर दो एक्सिस हैं, बिल्कुल दो एक्सिस हमने माना, दोनों आपस में क्या है, दो एक्सिस हैं, पैरेलल है ना, दोनों क्या है, पैरेलल हैं, एक्सिस हैं, पैरेलल हैं। पहली चीज़, एक का सेंटर ऑफ मास का हमें पता होता है, अभी आपको बताया था, एक का सेंटर ऑफ मास का हमें पता होता है, उसी में दूसरे वाले का ऐड कर दो। सर ऐड कैसे करें, अरे भैया अभी सिखाया है आपको कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला mr², तो बस आपको mr² ऐड कर देना है। बट यहाँ सर आर दिया नहीं है, अरे भैया आर ना दिया, डी दिया हुआ है। जैसे एग्जांपल के लगा के देखो, देखो ये वाला डिस्क का आपको दिया है, आपको टेंजेंट के अबाउट पूछा है, बट हमने तो ऐसा कुछ अभी पढ़ा नहीं है। अच्छा ये टेंजेंट प्लेन के परपेंडिकुलर है, सर हमने कौन सा वाला पढ़ा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सर हमने जो पढ़ा है वो इसके बीचों बीच वाला पढ़ा है, हमने जो पढ़ा हुआ है वो इसके बीचों बीच वाला पढ़ा हुआ है। हमने कहा बस काम लोहा, इसके बीचों बीच, बीचों बीच का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास, आई सेंटर ऑफ मास। सर कितना होता है, अरे भैया अभी बताया था, डिस्क का होता है mr²/2। आपको फाइंड का, अच्छा इसके बीच की दूरी क्या है, सर जाहिर सी बात है यार, ये दूरी रेडियस होती है, ये दूरी कितनी होती है भैया, ये होती है रेडियस, यानी r, बस लगा दो। सर i बराबर, ये जो आपका i पूछा हुआ है यानी इस एक्सिस के बराबर, तो i बराबर एक तो हो गया सेंटर ऑफ मास का, प्लस एक हो गया सर md²। तो सेंटर ऑफ मास का भी आपने बताया कि कितना था, mr²/2, और इसकी दूरी कितना है, मास mr², तो आधा प्लस एक यानी 1.5, यानी 3/2 mr²। बस कहानी खत्म। इतना से भी हो सकता है पूछ लिया जाए, है ना, आंसर याद रख लेना बाद में। बस देखो इन्होंने कहा कि यार आप ऊपर जाइए और नीचे जाइए, कब दोनों किस हाइट पर दोनों बराबर होंगे, ये इस तरीके से क्वेश्चन है। तो हमने स्टेप 1 हाइट वाला लिखा, स्टेप 2 डेप्थ वाला लिखा, उसके बाद दोनों को बराबर किया, दोनों को बराबर किया किया किया, और करते करते अगर ध्यान से देखें, यहाँ जी से जी क्या हो गया, रवाना। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, हाइट को सॉल्व करना है, तो पहले स्क्वायर रूट लिया। यहाँ देखो इस स्टेप में हमने क्या किया, स्क्वायर रूट, सबका स्क्वायर रूट ले लिया, क्योंकि स्क्वायर था, ये आ गया। आपको क्या निकाल, आर करना था, तो आपने इसको क्या कर दिया, उल्टा। देखो आपको फाइंड आउट करना था, तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दो, आपने इन्वर्स कर दिया ना, इन्वर्स क्यों, ताकि हमको हाइट आसानी से मिल जाए। तो जैसे ही इन्वर्स करेंगे तो 1 - d/r जो है वो नीचे चला जाएगा, और r जो है ऊपर चला जाएगा। इस और मुझे क्या चाहिए था, देखो मुझे चाहिए था हाइट, तो ये r कहाँ चला जाएगा, उस तरफ माइनस के अंदर। अब इतना तो इतना सब कर ले जाएंगे, यही दिक्कत होती है, और इसको रट लेना। फिर बोल रहा हूँ ये वाला स्टेप रटना, सीधे बोल रहा हूँ ये स्टेप रट लेना डेरिवेशन में, कि भाई चूंकि डी या डेप्थ बहुत कम होती है हाइट के रेडियस के मुकाबले में, तो बाइनोमियल एक तरीका होता है यूज़ करने का, वो यूज़ किया जाता है ना, बाइनोमियल। और सीधा यूज़ करके भाई साहब सॉल्व करके लंबा चौड़ा आपको ये याद रट लेना है, h बराबर d/2, h बराबर d/2, या आप रट लेना d बराबर 2h, बात एक ही है। बात समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं एस्केप वेलोसिटी पे। अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, ग्रेविटेशन का, हमेशा पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, वो होता है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप का मतलब क्या होता है, भगा दिया। क्या होता है ये, इसको डिनोट ऐसे करते हैं वी एस्केप। पढ़ के एक बार देखो, डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम स्पीड, कम से कम कितनी स्पीड दें एक ऑब्जेक्ट को, ताकि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से, अर्थ जो उसको खींच रही है, किसी के खिंचाव से भाग जाना, तो ऐसे ही लाइफ में भी किसी के खिंचाव से भाग जाना, इतनी स्पीड दी जाए कि वो किसी भी अर्थ के जो अट्रैक्शन फोर्स है विदाउट एनी, ताकि वो आए ना, यानी कुल मिला जुला के इन्फिनिटी पे पहुंच जाए, जहाँ ग्रेविटेशनल पुल क्या है, जीरो है। तो अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। तो हमने कहा सर देखिए, हमने एक ऑब्जेक्ट को है ना स्पीड दिया, v स्पीड दिया, जिसको एस्केप, मास a है, वो अर्थ के कहाँ चला गया है भैया, b वाले पार्ट पे चला गया है, यानी इनफाइनाइट पे चला गया। अब एक बात और यहीं पे अब बताता हूँ, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए कि जो इनफाइनाइट होती है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, ज़ीरो, और वहाँ पे u यानी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है, ज़ीरो। u का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और अर्थ के सरफेस पे यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है -g m
स्मॉल m यानी इसका अपॉन r। ये अब कैसे क्या डेरिवेशन करना है सर, कई बार डेरिवेशन पूछ लिया जाता है, तो हमने कहा देखिए भैया आसान तरीका ये है, a से लेके b तक एक तरीका होता है, a से लेके b तक आप अप्लाई करिए, अप्लाई पूरा आप लिख लीजिएगा, मैं खाली बोल दे रहा हूँ, COME कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या है सर, ये तो हमने क्लास 9 में पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट। तो ए वाले पॉइंट का प्लस बी वाले पॉइंट का क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ए वाले का लिखते हैं सर, ये वाला का आसान है, अभी पूरा हो गया, हाफ काइनेटिक एनर्जी m v स्क्वायर यानी वही स्केप का बात है कि ये प्लस अभी आपने बताया कि इसका पोटेंशियल एनर्जी होती है G अपॉन r और प्लस यानी इज इक्वल टू फाइनल क्या है, जीरो, दोनों क्या हैं, जीरो। ये तो आसान हो गया सर। अब क्या करना है सर, हाफ m v स्क्वायर बराबर माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस m अपॉन r। मास से मास क्या हो गया, रवाना, बात समझ में आ गई, और बन गया हमारा v स्क्वायर यानी अब स्केप लिख देता हूँ, स्क्वायर 2 उधर जाएगा 2g/r। इसी को दूसरे फार्मूले में लिखा जाता है 2g/r अंडर रूट। अब कुछ लोग घबरा जाएंगे, सर ये कहाँ से आ गया, तो हमने कहा भैया देख ले यार, बहुत आसान तरीके से आ गया, थोड़ा सा दिमाग लगाना रहेगा। सर कैसे दिमाग लगाएं, इधर को देख लो भैया, दिमाग इसको लगाना है कि सर देखिए हमने पढ़ा था जो छोटका जी होता है वो छोटका जी Gm/r स्क्वायर होता था, हमें क्या है Gm मिला है, हमें क्या है Gm, तो मैं यहाँ से वैल्यू निकाल लूँगा सर। अगर मैं Gm की वैल्यू ले लूँ तो ये बन जाएगा क्या, Gr स्क्वायर। तो देखो 2Gm/r, तो यहाँ पे रख दो 2Gm की वैल्यू Gr स्क्वायर/r, एक r से r क्या हो गया, रवाना, है ना, बात समझ में आ गई। अब यहाँ एक मिस्टेक मुझसे हुई और वो क्या है, ये अंडर रूट के अंदर रहेगा, पहली बात। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान देना है, जो स्केप वेलोसिटी है, देखो ये स्केप वेलोसिटी है, ये भी डिपेंड नहीं कर रही है, नॉट डिपेंड, स्केप वेलोसिटी भी डिपेंड नहीं कर रही है ऑन m यानी ऑब्जेक्ट मास पे डिपेंड नहीं कर रही है। दूसरा, जब अर्थ की बात करते हैं, जब हम लोग अर्थ की बात करते हैं, है ना, तो स्टार लगा लेना, स्टार अर्थ की बात करते हैं, यहाँ से कितना 11, ये सॉल्व करने पे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आता है, क्या आता है 11.2 पर सेकंड आता है, ठीक। एक मिनट, कमेंट आ रहा है सर क्या पढ़ूं, तो भैया वीडियो बन रहा है इसलिए इतनी मेहनत की जा रही। अब लास्ट आते हैं कीपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। फिर बता रहा हूँ 100% किसी भी एग्जाम में किसी भी स्कूल के अगर ग्रेविटेशन दिया जाता है, कीपलर्स के तीनों लॉ फिक्स होते हैं, बात समझ में आ गई। तो आप कैसे याद करना है, आसान, एवरी प्लानट मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो स्टेटमेंट आप खाली याद कर लीजिएगा, हर प्लानट इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है विद सन एट इस फोकस, एक फोकस पे होता है। क्या मतलब, ये देखो इस तरीके से एलिप्टिकल यानी पूरा अर्थ सर्कल नहीं, एलिप्टिकल पाथ है, ये इसका सेंटर होता है, ये सेंटर आपको दिख रहा है, तो सन उसके सेंटर पे नहीं होता है। सन क्या होता है, देखो सन इज नॉट एट द सेंटर, सन होता है उसके फोकस पे, तो F1 और F2। अब जो सन के पास वाला हिस्सा होता है उसे पेरीजी बोलते हैं या पेरीहिलॉन बोलते हैं, और जो दूर का हिस्सा होता है उसे एपोजी। ये तो पहला था। दूसरा सीधा स्टेटमेंट आपको याद करना है, अ लाइन ज्वाइनिंग अ प्लानट, एक लाइन जो प्लानट को ज्वाइन करती है एंड सन, ठीक है, दोनों को ज्वाइन करती, स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, ये इक्वल एरिया इक्वल टाइम इंटरवल में क्या करते हैं, स्वीप्स करते हैं, है ना। तो स्टेटमेंट आपको याद रखना है, आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत अभी नहीं है, सीधा आप ये कह सकते हैं। दूसरा कि दिस लॉ एक्सप्रेस कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर ऑर्बिटल मोशन। तो मैंने पहले ही कहा था कीपलर्स के लॉ में आएगा कि कोई भी प्लानट जो है घूमता है तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है, कंजर्व रहता है। तो MVR बराबर कांस्टेंट यानी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अच्छा, V इससे क्या हो जाएगा, मास तो कांस्टेंट है, तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी आप ये कह सकते हैं कि देखो सन से पेरीजी बहुत पास में है तो रेडियस कम है, तो स्पीड क्या रहेगी, बहुत ज़्यादा रहेगी। थर्ड लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है, T डायरेक्ट याद करना, T स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 3, डायरेक्ट याद करना, कोई झंझट नहीं है। क्वेश्चन करवा देता हूँ यहाँ पे, पहला
क्वेश्चन जो पहला है कि अगर जो अच्छा ये पूरा लिखा हुआ है आपको, पहला ये कहा जा रहा है कि अगर मान के चलिए कि जो आर है, अगर रेडियस, ध्यान से देखना, अगर रेडियस आर से हो जाए r/2 तो टाइम पीरियड जो पहले से है वो कितना हो जाएगा। तो टाइम पीरियड आपको फाइंड आउट करना है। सबके अपने अपने तरीके हैं, मेरे तरीके देखो। तो मैंने लिखा भैया t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻3। बात समझ में आ गई। तो मैंने कहा सर जो नया वाला टाइम पीरियड रहेगा वो रेडियस हो गई है r/2⁻3, जो कितना हो जाएगा सर r/8। कितना हो जाएगा r/8, सभी को दिख रहा होगा। तो सर टाइम पीरियड जो है वो कितना हो जाएगा। तो मैंने कहा जो टाइम पीरियड हो जाएगा, चूंकि ये देखो अंडर रूट, अब r हटा देते हैं, √1 ये हो जाएगा, और इसको और सॉल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा 2√2 टाइम्स। बात समझ में आ गई। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2√2 टाइम्स हो जाएगा, है ना, पहला। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जो और कोई ऐसा लेते हैं जो स्क्वायर वगैरह जो और आसानी से बन जाए। तो एक लेते हैं, अगर रेडियस को r से, अच्छा डबल r से हमने कर दिया 4r, चूंकि है ना, अच्छा 4r क्यों नोट्स में लिखा हमेशा होता है कि 4r में ना डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है। तो टाइम पीरियड, तो हमने कहा सर टाइम पीरियड देखते हैं कितना हो जाएगा। तो फिर से सर टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻3। तो मैंने कहा जो नया टाइम पीरियड आ जाएगा स्क्वायर वो 4r⁻3, 4 चौका 16 चौका 64। तो टी कितना आएगा सर t', तो ये हो जाएगा √64, यानी कितना आ जाएगा 8t के बराबर आ जाएगा। कहानी समझ में आई, ये पूरी बात होती है। तो ये हेलो बच्चों, एक क्लास 11th का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एक और आता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये एनर्जी कंजर्वेशन पे है। उससे पहले आपको कुछ बातें और जानना ज़रूरी होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि एक आपका ऐसा पाइप है जो इधर थोड़ा सा क्या है मोटा है, इधर क्या है पतला है। तो यहाँ पे इसका एरिया E1 और वेलोसिटी V1, यहाँ वेलोसिटी V2 और यहाँ पे एरिया A2। तो हम पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे, अब ध्यान से देखिएगा, मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ उस बात को देखिएगा। मैं कहता हूँ सर डेंसिटी जो होती है वो होती है मास बाई वॉल्यूम, बिल्कुल सही बात है। अब वॉल्यूम जो होता है ये एरिया इनटू कितनी लेंथ, कितनी दूर ये जाएगा, इसमें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि सर अगर आपको मास लिखना है तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम आप लिखेंगे। ओके, पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। अब यहाँ एक और बात समझिएगा, रेट ऑफ फ्लो या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जितना पानी यहाँ से इंटर करेगा उतना ही पानी यहाँ पे निकलेगा, वरना पाइप फट जाएगी। तो जितना पानी यहाँ पे इंटर करेगा उतना ही पानी यहाँ से निकलेगा, यानी जो रेट ऑफ फ्लो होगा वो दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो क्यों बराबर, रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या है, वॉल्यूम पर सेकेंड। तो मैंने वॉल्यूम को लिखा, यहाँ पे देखो वॉल्यूम का लिखा A/dx और टाइम से मैंने डिवाइड किया। तो बताइए dx/dt क्या हो गया, वेलोसिटी। यानी एक फार्मूला हमें मिल गया कि सर जो रेट ऑफ फ्लो है वो A/v के बराबर है। ओके सर, अच्छा कितना मास फ्लो होगा, अब ये तो रेट ऑफ फ्लो है साथ में मास। तो मास क्या, मास निकालने का तरीका कि सर अगर वॉल्यूम में अगर आप जो है डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी जो रेट ऑफ फ्लो है अगर उसमें आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो कुल मिला जुला के बात ये होगी कि जो मास फ्लो पर सेकंड है, जितना मास यहाँ आएगा उतना ही मास यहाँ से रिलीज होगा। तो बस एक लाइन आपको ये दिमाग में रखनी थी, तो इट स्टेट दैट मास ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकंड, कि पर सेकंड कितना मास फ्लो होगा वो दोनों जगह क्या होगा, बराबर, यानी जितना 1 पे होगा उतना ही 2 पे होगा। तो बस हमने रख दिया ρ(A1V1) बराबर ρ(A2V2), चूंकि यहाँ पे डेंसिटी दोनों क्या है, सेम। अब कुछ लोग कहेंगे सर सेम क्यों है, तो यहाँ एक चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगा, यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं आइडियल फ्लूइड के, इसके बारे में एक बार आप पढ़िए तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हम एक ऐसा फ्लूइड लेते हैं जो इनकम्प्रेसिबल है, यानी डेंसिटी उसकी सेम रहती है। तो बताइए हो गया ना काम कि ρ(A1V1) बराबर ρ(A2V2). जेई में एक क्वेश्चन आया हुआ था जहाँ पे डेंसिटी को भी अलग माना गया था, तो ये लग जाएगा, वरना A1V1 बराबर A2V2, यानी A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। यानी यहाँ का एरिया है कम तो यहाँ की स्पीड तेज़ होगी, तभी जब आप पाइप को थोड़ा सा पतला करते हो तो बहुत तेज़ स्पीड से पानी निकलता है। तो ये आपका हो गया, ये आपका डेरिवेशन। अब आगे बताइए आपको कौन सा डेरिवेशन चाहिए, है ना। आपको सीरीज़ पूरे 11th की मिलने वाली है, ये भी आप देख लीजिए, पूरा कंप्लीट रिवीजन और सारी चीज़ें। थैंक यू। हेलो बच्चों, क्लास 11th वालों, तो आप लोगों ने इस टॉपिक का नाम तो सुना होगा जिसका नाम है बर्नौली थ्योरम।
बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा डर लगता है बर्नौली थ्योरम से, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन हमेशा पेपर में आता रहता है, इस पे न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं। तो क्लास 11th का ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है बर्नौली थ्योरम। डायरेक्ट आप इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको पहले कुछ चीज़ें सीखना पड़ेगा। जैसे ये एक पाइप है, पाइप के अंदर जो है वो लिक्विड या आप पानी कह लीजिए फ्लो हो रहा है, तो इसमें किस किस टाइप की एनर्जी होगी पहले उसको समझिए। तो एनर्जी फ्लोइंग इन अ फ्लोइंग फ्लूइड, यानी जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है किस किस टाइप की एनर्जी होगी। कई बार क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा गया है। पहला होगा प्रेशर एनर्जी, जिसका डायरेक्ट फार्मूला होता है P इंटू वी, यानी प्रेशर इंटू वॉल्यूम। सेकंड होता है पोटेंशियल एनर्जी, जैसा कि ये किसी हाइट पर है H1 और H2 हाइट पर है, तो यहाँ पर क्या आएगा पोटेंशियल एनर्जी। एक बात का और ध्यान दीजिएगा, अगर पाइप ऐसा है हॉरिजेंटल है, यानी ज़मीनी ग्राउंड पे है, ज़मीन के ग्राउंड पे है, किसी भी हाइट पर नहीं है ना, या आप कह सकते हैं कि H1 और H2 क्या है सेम है, तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी। पानी किसी न किसी स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी आएगी ½ mv²। बर्नौली क्या कहता है उसको भी समझेंगे। पहला पर यूनिट वॉल्यूम, एक बार इसको आप देख लीजिए, पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आपने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो जैसे ही वॉल्यूम से डिवाइड किया ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम कट गया, इसमें आपने डिवाइड किया तो जो मास और वॉल्यूम है वो क्या बन गया, डेंसिटी बन गया। क्या बन गया, डेंसिटी बन गया। काइनेटिक एनर्जी में जब आपने डिवाइड किया तो देखो मास बाई वॉल्यूम क्या बन गया, डेंसिटी बन गया। तो आपको ये टर्म आनी चाहिए कि पर यूनिट वॉल्यूम, रटना नहीं है, रट भी सकते हैं बट आप 1 सेकंड के अंदर आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं। कई बार ये पूछा गया है, अगर हम इसको mg से यानी वेट से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, देखो pv बाई mg। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि सर जो डेंसिटी होती है वो होती है मास बाई वॉल्यूम, तो अगर वॉल्यूम बाई मास हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डेंसिटी, है ना, उल्टा हो जाएगा। भाई मास बाई वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, तो अगर वॉल्यूम बाई मास कर देंगे तो ये भी क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये बन जाएगा। कई बार इसे बोल दिया जाता है प्रेशर हेड, तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। इसी तरीके से अगर mgh पोटेंशियल एनर्जी में डिवाइड कर देंगे mg से, तो h बचेगा जिसे हम ग्रेविटेशनल हेड बोल देंगे। इसी तरीके से जब इसमें mg से डिवाइड कर दिया है तो मास से मास कैंसिल हो गया, ये बन गया v²/2g, जिसे वेलोसिटी हेड बोल देंगे। अब हम अपने फाइनल बर्नौली थ्योरम की तरफ आ चुके हैं। कहानी को समझिएगा, बर्नौली थ्योरम का मतलब क्या है। देखिए ये पाइप जो है वो H1 हाइट पे रखा हुआ है, ये वाली हाइट H1, ये वाली हाइट H2, यहाँ प्रेशर P1, यहाँ प्रेशर P2, यहाँ एरिया इसका A1, यहाँ एरिया A2, वेलोसिटी V1 और वेलोसिटी V2 हमने पूरा आपको दिखा दिया। यहाँ ऊपर लिख भी दिया कि भाई साहब प्रेशर 1 जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है, तभी पानी यहाँ से यहाँ फ्लो होगा। अब बर्नौली क्या कहता है, पहले तो इसकी थ्योरम आपको आनी चाहिए। बर्नौली देखो कितना आसान कहता है, फॉर अ फ्लूइड फ्लोइंग स्टडीली, यानी एक स्ट्रीम लाइन फ्लो होने के लिए, स्ट्रीम लाइन फ्लो। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये क्या होता है स्ट्रीम, एक लगातार जो फ्लो होता है स्ट्रीम लाइन फ्लो, है ना ये। तो आपको एक देखो, जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपको कई सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है शुरुआत में, कि आइडियल प्रॉपर्टी का जो है प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल फ्लूइड क्या होती है उसके बारे में पढ़ाया जाता है। लैमिनार फ्लो या आपको स्ट्रीम लाइन फ्लो जो है बताया जाता है, ये सारी चीज़ें। चलिए तो अब आते हैं यहाँ द सम ऑफ, ये ध्यान से देखो, द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी जो पहली वाली बोला था, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इस बात को ध्यान दीजिएगा, मैंने इसलिए लिखवाया था पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट, सभी पॉइंट पे, चूंकि हम 2 पॉइंट लेते हैं तो हम यहाँ एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, किसी भी पॉइंट पर इन तीनों का सम, सर किन तीनों का सम, ये वाला पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इसका सम और इसका सम, तीनों का सम क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। अच्छा कब, जब फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल हो एंड नॉन विस्कस हो, किसका हो, इनकम्प्रेसिबल हो, या आप लिख सकते हैं इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है। सर इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है, आप कह सकते हैं कि जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्या होगी, कांस्टेंट होगी, है ना। और नॉन विस्कस का मतलब क्या होता है कि फ्लूइड में फ्रिक्शन ना हो, क्या ना हो, फ्रिक्शन ना हो, लेयर के बीच में, पानी के लेयर के बीच में क्या हो, फ्रिक्शन ना हो, तो इसे बोलते हैं नॉन विस्कस फ्लूइड,
है ना। चलिए, तो ये पहला है। अब आ जाते हैं इसके स्टेटमेंट में जो डायरेक्ट आपको याद रखना है सर, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब कौन, देखो यहाँ पे सब दिया हुआ है, P क्या है, डेंसिटी, वेलोसिटी, जी एच, ये सारा अजम्पशन हमने क्या माना है, फ्लूइड आइडियल होगा, फ्लो स्टेडी होगा, फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होगा, सेम स्ट्रीम लाइन में यानी फ्लो होगा, और विस्कोसिटी निग्लिजिबल होगी। वही विस्कोसिटी का मतलब चिपके ना, फ्रिक्शन ना हो। अब दूसरा तरीका क्या है जो डायरेक्ट याद होना चाहिए हमको, कांस्टेंट का मतलब क्या है समझो। जैसे ये तो बर्नौली है ही पूरा का पूरा। अब कांस्टेंट का मतलब क्या है समझो ध्यान से, यहाँ P1 है, यहाँ P2 रहेगा, यही तो मतलब है। यहाँ रो जी H1 है, यहाँ क्या रहेगा, रो जी H2 रहेगा। यहाँ हाफ रो V1 का स्क्वायर है, यहाँ रो V2 का स्क्वायर है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो ये होता है। अभी डेरिवेशन की तरफ आ रहे हैं इसलिए मैं टाइम इसमें ले रहा हूँ। देखो, अगर यहाँ प्रेशर P1 है, यहाँ वेलोसिटी V1 है, पाइप हॉरिजेंटल है, तो मैंने पहले ही बता दिया हॉरिजेंटल जो भी पाइप होता है उसमें mg यानी ये वाली वैल्यू नहीं होती है, ये वाली वैल्यू नहीं। करके देख लो भाई, अगर रो जी H1 है, यहाँ पर भी रो जी H1 होता तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यानी बर्नौली का एक शॉर्ट फॉर्म क्या बन गया, ये P है ना, ये बन गया, पूरा इंपॉर्टेंट बना गया। अब यहाँ और क्या सीखना है, अगर मैंने वेलोसिटी, देखो दो ही चीज़ है यहाँ, प्रेशर है और वेलोसिटी, डेंसिटी तो कांस्टेंट दोनों तरफ है। अगर मैंने वेलोसिटी को बढ़ाया तो प्रेशर होगा कम, वेलोसिटी को घटाया तो प्रेशर होगा ज़्यादा। इस तरीके का मामला है पूरा, इस तरीके का पूरा मामला है। चलो अब आते हैं डेरिवेशन पे। तो बहुत, अब फिर दिखाता हूँ आपको, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको वो जो कहीं और से पढ़े होंगे, इधर उधर पढ़े होंगे, बहुत बड़ा बड़ा डेरिवेशन किए होंगे बर्नौली का। मैं आपको बर्नौली थ्योरम का बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन आपको बताने वाला हूँ, बहुत सिंपल सा। चलिए, अब जो मान के चलते हैं, ध्यान से देखो, हम किसी एक वॉल्यूम, हमने डेल्टा वी ले लिया यानी छोटा सा वॉल्यूम ले लिया जिसको पानी को ऊपर पहुंचाना है, तो उसमें कितना वर्क डन लगेगा। तो हमने कहा सर जो वर्क डन लगेगा P डेल्टा वी, है ना, या वर्क डन आप कह सकते हैं सर डेल्टा P इंटू डेल्टा वी। डेल्टा P का मतलब क्या है, P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा वी। तो एक आपको ये याद रखना है, और ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा। अब ये जो वर्क डन होगा, सभी को पता है, ये जो वर्क डन होगा दो चीज़ों में जाएगा, एक तो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में यानी ऊपर पहुंचाने में, एक काइनेटिक एनर्जी के चेंज में जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है सर, mgh यानी डेल्टा m यानी छोटा सा मास, mgh h2 माइनस h1। भाई देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, चूंकि आप हाइट को चेंज कर रहे हैं तो h2 माइनस h1 ब्रैकेट के अंदर, ठीक। सर काइनेटिक एनर्जी हाफ m, वह है छोटा m, डेल्टा m छोटा सा मास, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो देखो एक तो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में, एक तो काइनेटिक एनर्जी के चेंज में। एक लाइन आपको ये याद रखना है। दूसरा, बाई वर्क एनर्जी थ्योरम, अब ये बात ये सभी को पता होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम, W बराबर डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। चूंकि हम यहाँ हाइट भी ले रहे हैं इसलिए हमने पोटेंशियल एनर्जी को भी लिया है। अब देखो वर्क हमने रख दिया, एकदम ध्यान से देखो, हमने वर्क यहाँ से उठा के पुट कर दिया, डेल्टा U उठा के पुट कर दिया, डेल्टा K उठा के पुट कर दिया, बस एक लाइन जिसको याद, कहानी खत्म। अब देखो ध्यान से, इसी डेल्टा V को यहाँ से हमने डिवाइड किया, नीचे डिवाइड कर दिया, यहाँ भी डिवाइड कर दिया। बताइए मास बाई वॉल्यूम क्या हो गया, डेंसिटी, मास बाई वॉल्यूम क्या हो गया, डेंसिटी। बाकी सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम 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 सेम। अब देखो, अब ये सभी को बताओ, ये जो रोजी है एक बार H2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा, एक बार H1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा, हाफ रो एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा, एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा। अब क्या करना है, आसान तरीका, 1 1 वाले को एक तरफ, देखो P1 एक तरफ, रो जी H1 है ना, देखो इधर माइनस था तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, एक तरफ ये वाला एक तरफ, ये वाला एक तरफ। देखो पूरा डेरिवेशन हो गया, पूरा का पूरा डेरिवेशन हो गया। कहानी समझ में आई। चलिए, तो ये था बर्नौली। अब अगर आपको एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम, जैसा कि मैं 2-3 आपको सिर्फ दिखा दे रहा हूँ, क्या है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन विंग, अट्रैक्शन बिटवीन द बोट्स, ब्लोइंग ऑफ विंड, मैग्नस इफेक्ट, है ना, और वेंचुरी मीटर, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर डेरिवेशन क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको और चाहिए एप्लीकेशन भी तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, तो फिर मैं आपको और सारे डेरिवेशन
बताऊंगा। अगर आप इसको शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो और सारे क्लास 11th के सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मैं आपको करवाने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। भाई साहब बहुत वीआईपी टॉपिक, बिना इसको समझे केमिस्ट्री में भी प्रॉब्लम होती, फिजिक्स के अंदर। टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। सबसे पहले आइसोथर्मल। देखो याद रखना, आइसो का मतलब होता है सेम, थर्मल का मतलब कहाँ से लेंगे, टेम्परेचर। यानी इसमें क्या सेम रहता है सर, इसमें टेम्परेचर सेम रहता है, ये नाम में ही है। अब कुछ सोचो, मैंने कहा कि पहले भी 20 डिग्री सेल्सियस है, बाद में भी क्या है 20 डिग्री सेल्सियस है। सर इसको माना T1, इसको माना T2। तो डेल्टा टी का मतलब क्या होता है सर, डेल्टा टी का मतलब होता है चेंज, यानी T2 माइनस T1। बताओ 20 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 0। तो ये तो मैंने पूरा बता दिया ताकि आगे भी काम आएगा डेल्टा टी का मतलब। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, आइसोथर्मल के अंदर डेल्टा टी क्या होता है, 0। तो हाउ इट इज डन, हीट इज एक्सचेंज विद सराउंडिंग टी क्यूब, टेम्परेचर कांस्टेंट। एग्जांपल यहाँ आपको दिया है स्लो कंप्रेशन या एक्सपेंशन, है ना। स्लो, तो यहाँ स्लो करना पहला। तो ये मैंने एग्जांपल इसलिए दिया ताकि आप एक बार पढ़ लें, वरना इतना जरूरत नहीं है। अब आते हैं आइसोकोरिक, कई बार इसे आइसोवॉल्यूमेट्रिक भी बोला जाता है। तो सर इसमें क्या रहेगा, इसमें बाबू वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो डेल्टा वी क्या होगा, 0। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, यानी ना कंप्रेशन हो रहा है ना एक्सपेंशन हो रहा है, तो वर्क डन कितना माना जाएगा, 0। स्टार लगा के रख लो, अभी आपको प्रूफ भी हो जाएगा। जैसा हीटिंग इन अ गैस इन अ रिजिड कंटेनर, अभी आपको जैसे बताया था रिजिड वाला, याद करो रिजिड अभी बताया था, आपको बताना है कमेंट में कहाँ बताया था। चलिए अब आते हैं थर्ड पे, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन विच नो हीट इज एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज नहीं होती। तो याद रखना इसमें Q बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है, हीट एडियाबेटिक का मतलब Q बराबर 0। सिस्टम इज इंसुलेटेड, अभी आपको दिखाया था, सिस्टम क्या रहेगा, इंसुलेटेड एडियाबेटिक, या प्रोसेस हैपन वेरी क्विकली, बहुत तेजी से कुछ हो जाएगा, इसमें हीट एक्सचेंज नहीं होगी। चलिए अब आते हैं आइसोबार, बार प्रेशर, तो दोनों में आर आ रहा है। तो आइसो बार के अंदर क्या होता है, प्रेशर आपका क्या रहता है, कांस्टेंट। तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हीटिंग एंड गैस है मूवेबल पिस्टन, तो इसमें जैसे एग्जांपल के तौर पे जो पिस्टन मूवेबल होती है, मूव करती है, कैसी मूव करती है, तो प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट। अब आते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जो इनिशियल टू फाइनल फिर से लौट आए। तो साइक्लिक क्या है, देखो रिटर्न टू इनिशियल स्टेट, है ना। तो साइक्लिक का मतलब गोल गोल साइकिल कह लो, कोई भी साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक का मतलब ऐसे ही होता है, देखो ये क्या है, ये साइक्लिक प्रोसेस है, यहीं से शुरू हुआ और वापस चला आया। ये आपका जो है, ये आपका साइक्लिक प्रोसेस है, ये आपका क्या है, वेट, ये आपका साइक्लिक प्रोसेस है, ये आपका साइक्लिक प्रोसेस है, एक मिनट, ये आपका क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है। तो साइक्लिक प्रोसेस में अब इसमें क्या है, देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान देना, साइक्लिक प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ जो आपके दिमाग में एकदम चलनी चाहिए, स्टार लगा लेना, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है। साइक्लिक प्रोसेस में जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं, अभी जिसको पढ़ाएगा, जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं उनका चेंज क्या होता है, 0। जैसे कि यहाँ पे 2 आपको दिया गया है, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी, दोनों क्या होंगे आपके, 0 हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ एक एक लाइन के अंदर आप इसको अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना कि सर आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, एडियाबेटिक में हीट 0, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, साइक्लिक में स्टेट रिपीट यानी डेल्टा यू 0 हो जाएगा। और डेल्टा यू 0 तो डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात, तो ये पहले हमने बोला, देखो आइदर देखो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये बस कन्वर्ट हो सकती है। तो फर्स्ट द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको यही बताएगा, Q प्लस डब्ल्यू के बारे में बताएगा। किसके बारे में, Q प्लस डब्ल्यू के बारे में। जैसे चलो मैं बनाता हुआ चलता हूँ, सबसे पहले आपके सामने 1 बाय 1 एक एक डायग्राम बनाता हुआ चलता हूँ। देखो सबसे पहले स्टेप 1, देखो सभी को पता है हर सिस्टम की अपनी इंटरनल एनर्जी होती है, एकदम ध्यान सुना, हर सिस्टम की, स्टेप 1, हर सिस्टम की अपनी इंटरनल एनर्जी होती है। कई बार इसे U और कई बार E से बोलते हैं, तो यहाँ मैंने बनाया हर सिस्टम की अपनी इंटरनल एनर्जी होती है, स्टेप। अब दूसरी बात क्या है कि सर एनर्जी लेने और देने के 2 ही रास्ते हैं, एनर्जी लेने और देने के 2 ही रास्ते हैं। तो मैंने कहा सर पहला रास्ता, भैया देख पहला रास्ता है, यहाँ पे कोई हीट आई,
क्या हुआ सर, हीट आई तो बनाया अगला। सर अगर हीट आई तो क्या होगा, दिखाता हूँ भाई, हीट आई तो क्या होगा। तो अगर हीट आई तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हुई होगी सर, इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी होगी, यानी U प्लस क्यू। जाहिर सी बात है यार, हीट दिया तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो चुकी है, बढ़ गई है। सर दूसरा रास्ता क्या है भाई, ये देख, दूसरा रास्ता मैंने क्या किया, वर्क किया। मैंने क्या किया, वर्क किया। तो सर अब क्या हुआ होगा, मैंने कहा देख भाई, अगर तुमने वर्क किया, अगर तुमने वर्क किया तो ये हुआ होगा, इस सिस्टम की जो एनर्जी है ओवरऑल, अगर वर्क किया है ना तो ओवरऑल क्या हुई होगी सर, U उसमें Q प्लस W ऐड हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात बच्चे, बहुत है ना। अब ये इसकी क्या हो चुकी है, फाइनल, अब जो है ना, तो ये क्या हो गई, इसकी फाइनल इंटरनल एनर्जी। तो ये क्या हो चुकी है सर, इसकी U2 यानी टोटल इंटरनल एनर्जी हो चुकी है, टोटल इंटरनल। हाँ ये तो बात समझ में आ गई सर, इतना हो गई। अब बताया, मैंने पहले ही बोला था कि सर पहले कितनी थी, U, तो मैंने कहा देख भाई, जो U2 है, देख ध्यान से, जो U2 है, अब इस पहले वाले को हम क्या मान लेते हैं, 1, तो ये U1 मान लेते हैं, इसको U1 मान लेते हैं, U1, तो U1 प्लस Q प्लस W। हाँ सर, तो मैंने पहले कहा था हम इंटरनल एनर्जी को डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते, उसके चेंज को मेज़र करते हैं। तो U2 माइनस U1 बराबर Q प्लस W। तो सर डेल्टा U देखो आ गया ना, मैंने कहा था ना डेल्टा U, ध्यान से देखना, डेल्टा U बराबर सर आ गया Q प्लस W। अब ये मत के देखो, ये तो फर्स्ट ला है, ये मत कहना, ये एक जनरल फार्मूला है, ये एक जनरल, यानी इसमें क्या क्या सर, Q पॉजिटिव के अंदर है, देखना ध्यान से, निगेटिव हो सकता है, तो Q पॉजिटिव के अंदर है, यानी हीट गिवन टू द सिस्टम। इसलिए डायग्राम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, हीट गिवन टू द सिस्टम, बाई द सिस्टम हो जाएगा तो यहीं पर निगेटिव कर देना, अगर बाई द सिस्टम हो जाएगा तो क्या कर देना, निगेटिव। दूसरा क्या है सर, यहाँ पे वर्क जो है ना सिस्टम पर हो रहा है, यानी वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क ऑन द सिस्टम, तो ये सिस्टम पर वर्क हो रहा है, इसलिए सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं। क्या हैं, पॉजिटिव हैं। बात समझ में आ गई सभी को, इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है, इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। चलिए इसी पे हेलो बच्चों, एक क्लास 11th का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एक और आता है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये एनर्जी कंजर्वेशन पे है। उससे पहले आपको कुछ बातें और जानना ज़रूरी होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि एक आपका ऐसा पाइप है जो इधर थोड़ा सा क्या है, मोटा है, इधर क्या है, पतला है। तो यहाँ पे इसका एरिया E1 और वेलोसिटी V1, यहाँ वेलोसिटी V2 और यहाँ पे एरिया A2। तो हम पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे, अब ध्यान से देखिएगा, मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ उस बात को देखिएगा। मैं कहता हूँ सर डेंसिटी जो होती है वो होती है मास बाई वॉल्यूम, बिल्कुल सही बात है। अब वॉल्यूम जो होता है ये एरिया इनटू कितनी लेंथ, कितनी दूर ये जाएगा, इसमें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि सर अगर आपको मास लिखना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आप लिखेंगे। ओके, पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। अब यहाँ एक और बात समझिएगा, रेट ऑफ फ्लो या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जितना पानी यहाँ से इंटर करेगा उतना ही पानी यहाँ पे निकलेगा, वरना पाइप फट जाएगी। तो जितना पानी यहाँ पे इंटर करेगा उतना ही पानी यहाँ से निकलेगा, यानी जो रेट ऑफ फ्लो होगा वो दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो Q बराबर रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या है, वॉल्यूम पर सेकेंड। तो मैंने वॉल्यूम को लिखा, यहाँ पे देखो वॉल्यूम का लिखा A इंटू DX और टाइम से मैंने डिवाइड किया। तो बताइए dx बाई dt क्या हो गया, वेलोसिटी। यानी एक फार्मूला हमें मिल गया कि सर जो रेट ऑफ फ्लो है वो a इंटू वी के बराबर है। ओके सर, अच्छा कितना मास फ्लो होगा, अब ये तो रेट ऑफ फ्लो है साथ में मास, तो मास क्या, मास निकालने का तरीका कि सर अगर वॉल्यूम में अगर आप जो है डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी जो रेट ऑफ फ्लो है अगर उसमें आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो कुल मिला जुला के बात ये होगी कि जो मास फ्लो पर सेकंड है, जितना मास यहाँ आएगा उतना ही मास यहाँ से रिलीज होगा। तो बस एक लाइन आपको ये दिमाग में रखनी थी, तो इट स्टेट दैट मास ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकंड, कि पर सेकंड कितना मास फ्लो होगा वो दोनों जगह क्या होगा, बराबर, यानी जितना 1 पे होगा उतना ही 2 पे होगा। तो बस हमने रख दिया रो A1V1 बराबर रो A2VT, चूंकि यहाँ पे डेंसिटी दोनों क्या है, सेम। अब कुछ लोग कहेंगे सर सेम क्यों है, तो यहाँ एक चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगा, यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं आइडियल फ्लूइड के, इसके बारे में एक बार आप पढ़िए तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हम एक ऐसा फ्लूइड लेते हैं जो इनकम्प्रेसिबल है, यानी डेंसिटी उसकी सेम रहती है। तो बताइए हो गया ना काम
कि रो A1 V1 बराबर रो A2 जेई में एक क्वेश्चन आया हुआ था जहाँ पे डेंसिटी को भी अलग माना गया था, तो ये लग जाएगा, वरना A1V1 बराबर A2V2 यानी A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यानी यहाँ का एरिया है कम तो यहाँ की स्पीड तेज होगी, तभी जब आप पाइप को थोड़ा सा पतला करते हो तो बहुत तेज स्पीड से पानी निकलता है। तो ये आपका हो गया, ये आपका डेरिवेशन। अब आगे बताइए आपको कौन सा डेरिवेशन चाहिए, है ना। आपको सीरीज पूरे 11th की मिलने वाली है, ये भी आप देख लीजिए, पूरा कंप्लीट रिवीजन और सारी चीज़ें। थैंक यू। हेलो बच्चों, क्लास 11th वालों, तो आप लोगों ने इस टॉपिक का नाम तो सुना होगा जिसका नाम है बर्नौली थ्योरम। बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा डर लगता है बर्नौली थ्योरम से, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन हमेशा पेपर में आता रहता है, इस पे न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं। तो क्लास 11th का ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है बर्नौली थ्योरम। डायरेक्ट आप इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको पहले कुछ चीज़ें सीखना पड़ेगा। जैसे ये एक पाइप है, पाइप के अंदर जो है वो लिक्विड या आप पानी कह लीजिए फ्लो हो रहा है, तो इसमें किस किस टाइप की एनर्जी होगी पहले उसको समझिए। तो एनर्जी फ्लोइंग इन अ फ्लोइंग फ्लूइड, यानी जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है किस किस टाइप की एनर्जी होगी। कई बार क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा गया है। पहला होगा प्रेशर एनर्जी, जिसका डायरेक्ट फार्मूला होता है P/V, यानी प्रेशर इंटू वॉल्यूम। सेकंड होता है पोटेंशियल एनर्जी, जैसा कि ये किसी हाइट पर है H1 और H2 हाइट पर है, तो यहाँ पर क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी। एक बात का और ध्यान दीजिएगा, अगर पाइप ऐसा है हॉरिजेंटल है, यानी ज़मीनी ग्राउंड पे है, ज़मीन के ग्राउंड पे है, किसी भी हाइट पर नहीं है ना, या आप कह सकते हैं कि H1 और H2 क्या है, सेम है, तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी। पानी किसी न किसी स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी आएगी 12mv²। बर्नौली क्या कहता है उसको भी समझेंगे। पहला, पर यूनिट वॉल्यूम, एक बार इसको आप देख लीजिए, पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आपने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो जैसे ही वॉल्यूम से डिवाइड किया, ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम कट गया, इसमें आपने डिवाइड किया तो जो मास और वॉल्यूम है वो क्या बन गया, डेंसिटी बन गया। क्या बन गया, डेंसिटी बन गया। काइनेटिक एनर्जी में जब आपने डिवाइड किया तो देखो मास बाय वॉल्यूम क्या बन गया, डेंसिटी बन गया। तो आपको ये टर्म आनी चाहिए कि पर यूनिट वॉल्यूम, रटना नहीं है, रट भी सकते हैं बट आप 1 सेकंड के अंदर आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं। कई बार ये पूछा गया है, अगर हम इसको mg से यानी वेट से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, देखो PV/mg। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि सर जो डेंसिटी होती है वो होती है मास बाई वॉल्यूम, तो अगर वॉल्यूम बाई मास हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डेंसिटी, है ना, उल्टा हो जाएगा। भाई मास बाई वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, तो अगर वॉल्यूम बाई मास कर देंगे तो ये भी क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये बन जाएगा। कई बार इसे बोल दिया जाता है प्रेशर हेड, तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। इसी तरीके से अगर mgh पोटेंशियल एनर्जी में डिवाइड कर देंगे mg से, तो h बचेगा जिसे हम ग्रेविटेशनल हेड बोल देंगे। इसी तरीके से जब इसमें mg से डिवाइड कर दिया है तो मास से मास कैंसिल हो गया, ये बन गया v²/2g, जिसे वेलोसिटी हेड बोल देंगे। अब हम अपने फाइनल बर्नौली थ्योरम की तरफ आ चुके हैं। कहानी को समझिएगा, बर्नौली थ्योरम का मतलब क्या है। देखिए, ये पाइप जो है वो H1 हाइट पे रखा हुआ है, ये वाली हाइट H1, ये वाली हाइट H2, यहाँ प्रेशर P1, यहाँ प्रेशर P2, यहाँ एरिया इसका A1, यहाँ एरिया A2, वेलोसिटी V1 और वेलोसिटी V2 हमने पूरा आपको दिखा दिया। यहाँ ऊपर लिख भी दिया कि भाई साहब प्रेशर 1 जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है, तभी पानी यहाँ से यहाँ फ्लो होगा। अब बर्नौली क्या कहता है, पहले तो इसकी थ्योरम आपको आनी चाहिए। बर्नौली देखो कितना आसान कहता है, फॉर अ फ्लूइड फ्लोइंग स्टडीली, यानी एक स्ट्रीम लाइन फ्लो होने के लिए, स्ट्रीम लाइन फ्लो। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये क्या होता है स्ट्रीम, एक लगातार जो फ्लो होता है स्ट्रीम लाइन फ्लो, है ना ये। तो आपको एक देखो, जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपको कई सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है शुरुआत में, कि आइडियल प्रॉपर्टी का जो है, प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल फ्लूइड क्या होती है उसके बारे में पढ़ाया जाता है। लैमिनार फ्लो या आपको स्ट्रीम लाइन फ्लो जो है बताया जाता है, ये सारी चीज़ें। चलिए, तो अब आते हैं यहाँ द सम ऑफ, ये ध्यान से देखो, द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी जो पहली वाली बोला था, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इस बात को ध्यान दीजिएगा, मैंने इसलिए लिखवाया था, पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट, सभी पॉइंट पे, चूंकि हम 2 पॉइंट लेते हैं तो हम यहाँ एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, किसी भी पॉइंट पर इन तीनों का सम, सर किन तीनों का सम, ये वाला पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इसका सम, इसका सम और इसका सम, तीनों का सम क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। अच्छा, कब,
जब फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल हो एंड नॉन विस्कस हो। किसका हो? इनकम्प्रेसिबल हो, या आप लिख सकते हैं इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है? सर इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है, आप कह सकते हैं कि जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। क्या होगी? कांस्टेंट होगी, है ना। और नॉन विस्कस का मतलब क्या होता है? कि फ्लूइड में फ्रिक्शन ना हो। क्या ना हो? फ्रिक्शन ना हो। लेयर के बीच में, पानी के लेयर के बीच में क्या हो? फ्रिक्शन ना हो, तो इसे बोलते हैं नॉन विस्कस फ्लूइड, है ना। चलिए, तो ये पहला है। अब आ जाते हैं इसके स्टेटमेंट में, जो डायरेक्ट आपको याद रखना है। सर P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब कौन, देखो यहाँ पे सब दिया हुआ है। P क्या है? डेंसिटी, वेलोसिटी, जी, एच, ये सारा। अजम्पशन हमने क्या माना है? फ्लूइड आइडियल होगा, फ्लो स्टेडी होगा, फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होगा, सेम स्ट्रीम लाइन में यानी फ्लो होगा, और विस्कोसिटी निग्लिजिबल होगी। वही विस्कोसिटी का मतलब चिपके ना, फ्रिक्शन ना हो। अब दूसरा तरीका क्या है जो डायरेक्ट याद होना चाहिए हमको? कांस्टेंट का मतलब क्या है समझो। जैसे ये तो बर्नौली है ही पूरा का पूरा। अब कांस्टेंट का मतलब क्या है समझो। यहाँ से यहाँ P1 है, यहाँ P2 रहेगा, यही तो मतलब है। यहाँ रो जी H1 है, यहाँ क्या रहेगा? रो जी H2 रहेगा। यहाँ हाफ रो V1 का स्क्वायर है, यहाँ रो V2 का स्क्वायर है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो ये होता है। अभी डेरिवेशन की तरफ आ रहे हैं, इसलिए मैं टाइम इसमें ले रहा हूँ। देखो, अगर यहाँ प्रेशर P1 है, यहाँ वेलोसिटी V1 है, पाइप हॉरिजेंटल है, तो मैंने पहले ही बता दिया हॉरिजेंटल जो भी पाइप होता है उसमें mg यानी ये वाली वैल्यू नहीं होती है। ये वाली वैल्यू नहीं, करके देख लो भाई। अगर रो जी H1 है, यहाँ पर भी रो जी H1 होता तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो यानी बर्नौली का एक शॉर्ट फॉर्म क्या बन गया? ये P है ना, ये बन गया, पूरा इंपॉर्टेंट बना गया। अब यहाँ और क्या सीखना है? अगर मैंने वेलोसिटी को, देखो दो ही चीज़ है यहाँ, प्रेशर है और वेलोसिटी। डेंसिटी तो कांस्टेंट दोनों तरफ है। अगर मैंने वेलोसिटी को बढ़ाया तो प्रेशर होगा कम, वेलोसिटी को घटाया तो प्रेशर होगा ज़्यादा। इस तरीके का मामला है पूरा, इस तरीके का पूरा मामला है। चलो, अब आते हैं डेरिवेशन पे। तो बहुत, अब फिर दिखाता हूँ आपको। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको वो जो कहीं और से पढ़े होंगे, इधर उधर पढ़े होंगे, बहुत बड़ा बड़ा डेरिवेशन किए होंगे बर्नौली का। मैं आपको बर्नौली थ्योरम का बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन आपको बताने वाला हूँ, बहुत सिंपल सा। चलिए, अब जो मान के चलते हैं, ध्यान से देखो। हम किसी एक वॉल्यूम, हमने डेल्टा वी ले लिया, यानी छोटा सा वॉल्यूम ले लिया जिसको पानी को ऊपर पहुंचाना है, तो उसमें कितना वर्क डन लगेगा? तो हमने कहा सर जो वर्क डन लगेगा P डेल्टा वी, है ना, या वर्क डन आप कह सकते हैं सर डेल्टा P इंटू डेल्टा वी। डेल्टा P का मतलब क्या है? P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा वी। तो एक आपको ये याद रखना है, ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा। अब ये जो वर्क डन होगा, सभी को पता है, ये जो वर्क डन होगा दो चीज़ों में जाएगा। एक तो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में, यानी ऊपर पहुंचाने में, एक काइनेटिक एनर्जी के चेंज में जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है सर? mgh, यानी डेल्टा m यानी छोटा सा मास, mgh h2 माइनस h1। भाई देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh, चूंकि आप हाइट को चेंज कर रहे हैं तो h2 माइनस h1 ब्रैकेट के अंदर, ठीक। सर काइनेटिक एनर्जी हाफ m, वह है छोटा m, डेल्टा m छोटा सा मास, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो देखो, एक तो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में, एक तो काइनेटिक एनर्जी के चेंज में। एक लाइन आपको ये याद रखना है। दूसरा, बाई वर्क एनर्जी थ्योरम। अब ये बात ये सभी को पता होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम, W बराबर डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। चूंकि हम यहाँ हाइट भी ले रहे हैं, इसलिए हमने पोटेंशियल एनर्जी को भी लिया है। अब देखो, वर्क हमने रख दिया, एकदम ध्यान से देखो। हमने वर्क यहाँ से उठा के पुट कर दिया, डेल्टा U उठा के पुट कर दिया, डेल्टा K उठा के पुट कर दिया। बस एक लाइन, जिसको याद, कहानी खत्म। अब देखो ध्यान से, इसी डेल्टा वी को यहाँ से हमने डिवाइड किया, नीचे डिवाइड कर दिया, यहाँ भी डिवाइड कर दिया। बताइए, मास बाई वॉल्यूम क्या हो गया? डेंसिटी। मास बाई वॉल्यूम क्या हो गया? डेंसिटी। बाकी सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम 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 सेम। अब देखो, अब ये सभी को बताओ, ये जो रोजी है एक बार H2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा, एक बार H1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा, हाफ रो एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा, एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा। अब क्या करना है? आसान तरीका, 1 1 वाले को एक तरफ, देखो P1 एक तरफ, रो जी H1 है ना, देखो इधर माइनस था तो इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस एक तरफ, ये वाला एक तरफ, ये वाला एक तरफ। देखो पूरा डेरिवेशन हो गया, पूरा का पूरा डेरिवेशन हो गया। कहानी समझ में आई? चलिए, तो ये था बर्नौली। अब अगर आपको
एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम, जैसा कि मैं 2-3 आपको सिर्फ दिखा दे रहा हूँ। क्या है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम? लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन विंग, अट्रैक्शन बिटवीन द बोट्स, ब्लोइंग ऑफ विंड, मैग्नस इफेक्ट, है ना, और वेंचुरी मीटर, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर डेरिवेशन क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको और चाहिए एप्लीकेशन भी तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, तो फिर मैं आपको और सारे डेरिवेशन बताऊंगा। अगर आप इसको शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो और सारे क्लास 11th के सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मैं आपको करवाने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच। हेलो बच्चों, अक्सर जो एसएचएम चैप्टर है, ये जो आपका चैप्टर है, अक्सर इसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है डेरिवेशन में, समझने में, कई सारी बातें। तो हम इसका सबसे फर्स्ट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। आप इस बात को भी सीखेंगे डेरिवेशन, थोड़ा सा समय बना के रखिएगा। हम आपसे सबसे पहले बात करते हैं एसएचएम होता क्या है। तो एसएचएम ऐसा मोशन है जिसको हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, कि मीन पोजीशन के अराउंड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको देखें, ये आपका मीन पोजीशन है, मीन। तो ये जो पेंडुलम आपका है, सिंपल पेंडुलम, इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर, इस तरीके से वो ऑसिलेट होता रहता है, ऐसे ऐसे। झूला आप देख लीजिए, ऐसे झूला होता है, आगे ऊपर जाएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर आगे आएगा, फिर पीछे जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? एसएचएम के। तो ये कई सारे एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है। ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, मास अटैच टू अ स्प्रिंग, जैसा कि ये आप देख सकते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, कि जैसे ही इसको थोड़ा आगे किया जाएगा तो आगे पीछे ऐसे ही मीन पोजीशन के अराउंड ये एसएचएम करेगा। वाइब्रेशन ऑफ द प्रोंग ऑफ अ ट्यूनिंग फॉक, ट्यूनिंग फॉक आप जानते हैं जो ऐसे बना होता है, साउंड वाला, है ना, इस तरीके से वाइब्रेट करता है, आगे पीछे क्लास 9th में पढ़ाया गया होगा। मोशन ऑफ अ लोडेड रूलर, जो आपकी पटरी होती है बेंच के, इसको एक हिस्से पे आप हाथ से दबा दीजिए और इसको जो एक हिस्से से ऐसे उठाइए तो ऐसे ऊपर नीचे होती रहती है। यूट्यूब कॉन्सेप्ट, यूट्यूब का ये वाला यूट्यूब नहीं, ऐसे जो पानी लिक्विड से भरा यूट्यूब होता है, इसमें जो है लिक्विड जो कॉलम होता है, पानी एसएचएम करता रहता है। एक इंपॉर्टेंट बात, वाइब्रेशन ऑफ एटम इन सॉलिड लैटिस। सभी को पता है सॉलिड में एटम मूव नहीं करते हैं, लेकिन अपनी आसपास क्या है, वाइब्रेट करते रहते हैं। मोशन ऑफ अ बॉब इनसाइड अ कॉनकेव बाउल, जैसे मान लीजिए ये आपका कटोरा है, ये बड़ा सा ऐसे कटोरा आपका है, यहाँ पे एक बॉल रख दीजिए, इसको थोड़ा सा आपको, या यहाँ पे एक बॉल रख दीजिए, थोड़ा सा ऊपर ऐसे लेके जाइए, तो ये देखिए ऐसे ऐसे आएगा जाएगा। इतने सारी बातें। अब ये हम समझते हैं कि एसएचएम कितने टाइप का होता है। दो, एक लीनियर एसएचएम होता है जो मीन पोजीशन के अराउंड स्ट्रेट लाइन पे आगे पीछे आता रहता है। दो एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं। एक एंगुलर एसएचएम होता है जो किसी एंगल पे ऐसे ऐसे करता रहता है। ठीक, चलिए अब यहाँ से हमारी कहानी असली स्टार्ट होती है। बहुत सारी बातें सिखाने वाली, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि लीनियर एसएचएम होने के लिए क्या होना पड़ेगा। सबसे पहले लीनियर एसएचएम होने के लिए एक फोर्स लगना चाहिए जो -x का मतलब क्या है, देखो जैसे ये स्प्रिंग है, यहाँ पे है, तो x बराबर यहाँ क्या होता है 0। अगर आप इसको आगे लेकर जाएंगे तो फोर्स कहाँ लगना चाहिए? पीछे। तो यानी अगर जो x है, x का मतलब डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है तो फोर्स कहाँ लगता है? पीछे, ताकि वो पीछे लेकर जाए। अगर डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ होगा तो फोर्स कहाँ लगेगा? पीछे की तरफ, यानी x के माइनस डायरेक्शन में। जब ये हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा k। तो अच्छा, फोर्स क्या होता है? ma बराबर -kx। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू आ गई -k/mx। अच्छा, क्या एक्सेलरेशन को ये लिख सकते हैं d²x/dt²। कई सारे बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। सभी को पता है कि देखो, अगर x को डिफ्रेंशिएशन करोगे dx/dt, क्या बनेगा? वेलोसिटी। एक बार और इसका डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो क्या बन जाएगा? एक्सेलरेशन। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर x को 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दो तो आप यहाँ लिख लीजिएगा, x से क्या बनता है? v से क्या बनता है? a। तो x को 2 बार करने पर क्या बन जाएगा? a बन जाएगा। तो वही चीज़ खाली यहाँ पे ट्रांसफर कर दी गई है। इस माइनस को जब इधर लेकर आएंगे तो क्या बन जाता है? प्लस। तो देखो, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम की ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो एक लाइन के अंदर इसको आप डिराइव कर सकते हैं। बस दूसरी बात, ये ω² = k/m है ना, ω² बराबर k/m होता है। ये ω² का फॉर्मूला है, ये धीरे धीरे आपको पढ़ना है। तो अभी के लिए, तो क्या मैं k/m की जगह ω² रख सकता हूँ? यस। तो देखो यहाँ पे आपको 2 बातें पता चल गई। कॉन्सेप्ट रिमाइंडर कि अगर आपको इक्वेशन प्रूफ करना है कौन एसएचएम है, कौन एसएचएम नहीं है, तो क्या करोगे? आप 2 बार उसको डिफ्रेंशिएट कर दो। कितनी बार? 2 बार। तो यहाँ लिख लो सर 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अगर वैल्यू ये आ जा रही ω²x, तो इसका मतलब ये एसएचएम है। इसी को मैंने लिख दिया है कि एक्सेलरेशन बराबर, भाई इस प्लस को इधर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा,
बात समझ में आ गई। तो ये 2 बार आपको डिराइव करना होता है। आइए मैं क्वेश्चन की हेल्प से आपको सिखाता हूं। चलिए, एक इक्वेशन आपको दी हुई है, ये x बराबर a sin ओमेगा टी b cos ओमेगा टी, और आपको ये बताना है कि ये SHM है या नहीं है, और एम्पलीट्यूड आपको बताना है। अब उससे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सर अगर साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कॉस बन जाता है, कॉस का करते हैं तो माइनस साइन बन जाता है, और एक ओमेगा बाहर आता है। जैसे यहाँ पे देखो ओमेगा है तो एक ओमेगा बाहर आ जाएगा। आइए एक बार करके सिखाता हूँ। उसके अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा आप देखिएगा। एक बार मैंने डिफरेंशिएट किया, देखो x दिया है, मुझे 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो एक बार मैंने डिफरेंशिएट किया तो बताओ a तो a है, यस सर। एक ओमेगा बाहर आया तो देखो क्या बन गया, a ओमेगा बन गया, साइन का बन गया कॉस। अरे सर आसान हो गया। b वैसे ही रहेगा, b वैसे ही, एक ओमेगा बाहर आएगा तो यहाँ ओमेगा हो गया। बताओ कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, इसीलिए देखो यहाँ पे माइनस साइन आ गया। कितने आसान तरीके से हो गया। दूसरा एक बार और करिए सर, एक बार और करेंगे तो ए ओमेगा यहीं पे रहेगा। ध्यान, सबसे पहला स्टेप सर, एक ओमेगा बाहर आएगा तो ए ओमेगा स्क्वायर, यस सर। कॉस का माइनस साइन तो माइनस यहाँ लगा दिया, ये माइनस है। अब देखो साइन का होता है कॉस, तो सर साइन का हो गया कॉस, एक ओमेगा बाहर चला गया तो ये बी ओमेगा था, अब क्या होगा बी ओमेगा स्क्वायर। और मस्त आ गया। अब क्या करेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया। देखो यहाँ भी ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो मैंने माइनस ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लिया। तो क्या बन गया, यहाँ क्या बचा, ए बचा साइन ओमेगा टी, यहाँ अच्छा माइनस को कॉमन लिया तो प्लस बचा, प्लस बी कॉस ओमेगा टी। अब बताओ, ये बताओ ये एक्स बराबर क्या था, ए साइन ओमेगा टी बी कॉस ओमेगा टी। तो यानी मैं इस पूरी चीज़ को एक्स लिख सकता हूँ, यस सर लिख सकते हैं। तो देख लो क्या बन गया, ये पूरा बन गया कि नहीं बन गया। यानी 2 बार डिफरेंशिएट करने पे हमें माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बन गया। और यही स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM है। थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया हुआ था, थोड़ी देर पहले। यहाँ पे देख लो कि एक्सेलरेशन या 2 बार डिफरेंशिएशन करने पर, 2 बार डिफरेंशिएशन करने पर, लिख लो 2 बार डिफरेंशिएशन करने पे अगर ये मिल जा रहा है, इसका मतलब वो SHM है। और अगर इसी क्वेश्चन में आपको एम्पलीट्यूड पूछा गया है तो याद रखना, एम्पलीट्यूड निकालने का तरीका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन आपके जिम्मे, अब देख लो, x बराबर 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी। एम्पलीट्यूड बताओ, तो सर एम्पलीट्यूड बताओ क्या होगा, a क्या दिया हुआ है 3, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर बराबर 5 हो गया। बाकी इसको आपको प्रूफ करना है SHM है या नहीं, आप एक बार करके देख लीजिए, यहाँ आपको पूरा आंसर दिया हुआ है। बात समझ में आ गई, देख लो। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो किस पर रहेगा कमेंट करिए। थैंक यू।